नमस्ते व्यूअर्स, मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूँ आप सभी का सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज़ आपके सामने द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी आज की सबसे पहली न्यूज़ से। ये है मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड। केरला ऑब्स्ट्रक्टिंग मुल्ला पेरियार डैम वर्क सेज तमिलनाडु टू द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आप न्यूज़पेपर्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि तमिलनाडु और केरला के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के। तो ये डिस्प्यूट क्या है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है मुल्ला पेरियार डैम के बारे में जानना। कहाँ लोकेटेड है, कौन से रिवर पे कब इसको बनाया गया था, ये सारी चीज़ें। तो मुल्ला पेरियार डैम जो है ये पेरियार रिवर पे लोकेटेड है, जो कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में लाई करता है। और ये जो रिवर है या ये जो डैम है ये कार्डमम हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स पे लोकेटेड है। तो क्योंकि मुल्ला पेरियार डैम इतना न्यूज़ में है तो आपको कार्डमम हिल्स प्लस पेरियार रिवर दोनों के ही बारे में समझना होगा। तो ये जो पेरियार रिवर है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला। प्लस इसका ओरिजिन कहाँ होता है, तो शिवगिरी हिल्स में इसकी ओरिजिन होती है। ये ओरिजिनेट करता है शिवगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में। और ये जो डैम है ये दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है। कॉन्फ्लुएंस यानी कि दो रिवर्स जहाँ पर आके मिलती हैं, मुल्लायार रिवर और पेरियार रिवर। और इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1887 में और 1895 में इसको कंप्लीट कर दिया गया था। तो यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये रिवर, ये डैम जो है भले ही लोकेटेड केरला में है, बट इसका जो कंट्रोल है वो तमिलनाडु के पास होता है। यानी जो भी ऑपरेशंस इसके होते हैं वो तमिलनाडु करता है, और जो भी यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है वो तमिलनाडु के हिस्से में रहता है। क्यों? क्योंकि ये डैम 999 ईयर्स के लीज पे दिया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। और ये जो डैम है ये खास इसलिए है क्योंकि इसको लाइमस्टोन और सुर्खी यानी कि बर्न्ट ब्रिक पाउडर प्लस शुगर और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्स से बनाया गया था। उस टाइम पे सीमेंट वगैरह, कंक्रीट वगैरह इतना यूज़ नहीं होता था। तब पर भी ये जो कंस्ट्रक्शंस थी ये होती थी और काफ़ी टाइम तक वो लॉन्ग लास्टिंग कंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि अभी तक लास्ट कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ होती थी, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। तो अगर हम इस इशू को समझें कि तमिलनाडु और केरला के बीच में इशू क्यों है, तो सबसे पहली बार ये इशू जो अराइज हुआ था वो 1979 में हुआ था, जब लोगों का ऐसा कहना था कि ये जो डैम है इसकी जो हाइट है और इसकी जो वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी है वो सेफ नहीं है फॉर द कॉमन पीपल। और तब से ही तमिलनाडु गवर्नमेंट से डिमांड किया जा रहा है कि इस डैम की हाइट को, वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी को या तो आप थोड़ा रिड्यूस कर दें या फिर इसका और अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकालें। तो एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो है वो केरला ने प्रपोज किया। तो केरला कहता है कि हम एक काम करते हैं, इस डैम को डीकमीशन कर देते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट से केरला का रिक्वेस्ट है कि इस डैम को डीकमीशन कर देते हैं और एक नया डैम इसकी जगह पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसका कि पर्पस यही होगा। बट तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो इस पर अग्री नहीं कर रही है और इसी सबसे रिलेटेड जो लीगल इशू है कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। तो डैम का पर्पस क्या है? तो डैम्स पर्पस वाज टू डाइवर्ट द वाटर ऑफ वेस्ट फ्लोइंग रिवर पेरियार eastward to the arid rain shadow areas of Theni, Madurai, Shivaganga and Ramanathapuram districts of तमिलनाडु। उस टाइम पे ये जो एरियाज थे वहाँ पे वाटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी या रेन का जो कैपेसिटी था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसीलिए इन जगहों पर इस डैम से रिवर पेरियार का वाटर जो है वो डाइवर्ट किया गया था। अगर हम ये मैप देखते हैं तो ये तमिलनाडु है, ये केरला है और ये है पेरियार रिवर, और इसी पेरियार रिवर पे लोकेटेड है मुल्ला पेरियार डैम। अब एक चीज़ और देख लीजिए कि पेरियार रिवर के पास ही है पेरियार टाइगर रिजर्व, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है, जो पेरियार नेशनल पार्क है वो देख लीजिए कि वो भी इसी डैम के रिजर्वायर के अराउंड लोकेटेड है
और ये कि भले ही ये जो डैम है ये लोकेटेड है केरला में, बट इसकी जो मेंटेनेंस है वो कौन करता है, तो तमिलनाडु। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडिया हैज़ स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स फॉर पेस्टिसाइड रेसिड्यू लिमिट सेज सेंटर। तो अगर रिसेंट न्यूज़ पे आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि हांगकांग में और सिंगापुर में हमारे कुछ स्पाइसेस को बैन कर दिया गया है, कुछ स्पाइस ब्रांड्स को जिसमें कि MDH और एवरेस्ट शामिल हैं, जो कि इंडिया के सबसे बड़े स्पाइस ब्रांड्स हैं, क्योंकि उसमें जो पेस्टिसाइड था वो पाया गया था। तो वो पेस्टिसाइड से रिलेटेड जो लॉज हैं कि क्या फूड सैंपल्स, फूड प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड्स को लेकर के क्या लिमिट्स हैं, क्या लॉज हैं, इन सब चीज़ों को समझना अब हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो गवर्नमेंट asserted that India has one of the most stringent norms for pesticide residues in food items and rejected reports suggesting that FSSAI allows high levels of residues in spices and herbs। तो FSSAI क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि जितना भी हमारा फूड प्रोडक्ट्स है उस पर प्रॉपर रिसर्च एग्जामिनेशन करना कि कहीं वो कंटामिनेटेड तो नहीं है, उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है, या उसके क्या हेल्थ इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो कोई भी फूड प्रोडक्ट आप देखिए, बिस्किट हो गया या कुछ भी आटा, दाल, चावल, जो भी अगर आप पैकेज फूड लेते हैं तो उसमें FSSAI का लोगो लगा हुआ होता है, ऐसे लिखा हुआ होता है। तो वो यानी कि FSSAI से प्रमाणित है और यानी सेफ टू ह्यूमन कंजम्पशन है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि FSSAI की जो लिमिट है पेस्टिसाइड्स को लेकर के इंडिया में, वो अब बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उस पर जो क्लेम्स लगाए गए हैं या एलिगेशंस लगाए गए हैं कि देयर आर हाई लेवल्स ऑफ रेसिड्यूज पेस्टिसाइड्स के इन स्पाइसेस एंड हर्ब्स, वो क्लेम्स या वो एलिगेशंस जो हैं वो सच नहीं है। And the clarification comes amid a ban imposed by Hong Kong food regulator on certain spice mixes by two leading brands, MDH और एवरेस्ट, जिनके की मसालों में क्या पाया गया है, तो पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड ये इन मसालों में पाया गया। इस वजह से पूरे ब्रांड को बैन नहीं किया है, बट उनके कुछ सैंपल्स को बैन किया है। तो FSSAI का काम है कि मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट को सेट करता है। तो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट क्या होता है, तो इट डिफाइंस द परमिसिबल अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू अलाउड इन अ स्पेसिफिक फूड आइटम, कि एक फूड आइटम में कितना मैक्सिमम रेसिड्यू हो सकता है किसी पेस्टिसाइड का। अब आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि पेस्टिसाइड और फूड का क्या लेना देना है। तो क्रॉप्स जो होते हैं उनको सही से उगाने के लिए जो फार्मर्स हैं वो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो हर बार ये ज़रूरी नहीं होता है कि उस पेस्टिसाइड का एक एक जो ट्रेस है वो आप उस फूड में से निकाल सकें। इस वजह से क्या होता है कि कभी कभी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स जो हैं वो उन फूड प्रोडक्ट्स में रह जाते हैं। और ये सिर्फ इंडिया का केस नहीं है, हर जगह ऐसा होता है। इसीलिए जो FSSAI या कोई भी फूड रेगुलेटर जो होता है वो एक सर्टेन लिमिट सेट करता है कि इससे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की रेसिड्यूज को अलाउ नहीं करना है। इसीलिए देखिए यहाँ बात हो रही है पेस्टिसाइड के रेसिड्यू की, ना कि पूरे पेस्टिसाइड की, कि लास्ट में जो थोड़ा बहुत रेसिड्यू बच जाता है उसके बारे में। तो FSSAI जो है वो सेट करता है MRL यानी मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस फ्रॉम अ साइंटिफिक पैनल एंड कंसिडर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बाय कोडेक्स एलिमेंटेरियस। और ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है, तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं फूड प्रोडक्ट, स्पाइसेस वगैरह, स्पाइसेस एंड हर्ब्स को लेकर के। तो अप्रैल 2024 में यानी पिछले महीने FSSAI ने इस मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट को बढ़ा दिया है बाय 10-fold, स्पार्किंग कंसर्न्स। और इसको लेकर के बहुत सारे जो डिबेट्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं कि 10 गुना ज़्यादा इस मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट को क्यों बढ़ाया है। This relaxation is aimed to align with international norms but faced criticism regarding potential health risks and export implications। कि इंटरनेशनल जो भी नॉर्म्स हैं उसको अलाइन करने के लिए, उससे अलाइन करने के लिए इस MRL को बढ़ाया गया है, बट इससे काफ़ी कंसर्न्स उभर के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप
पेस्टिसाइड की रेसिड्यू को बढ़ा देते हैं, उसके लिमिट को बढ़ा देते हैं, यानी एक सर्टेन फूड प्रोडक्ट में उस पेस्टिसाइड का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हेल्थ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न्स हो रहे हैं। Adjustment in pesticide threshold reflects a nuanced approach by FSSAI, acknowledging the complexities in agricultural production while upholding the stringent standards of consumer well-being। ये एक FSSAI का कहना है कि ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है जिसमें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं प्लस कंज्यूमर वेलबींग का जो कंसर्न्स हैं उन दोनों को एड्रेस करते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच यहाँ पर लिया गया है। अब आ जाते हैं हमारे एडिटोरियल्स की तरफ। तो पहला एडिटोरियल है, इट इज़ टाइम टू ऑपरेशनलाइज द इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी। यहाँ जो ऑथर हैं ये बात कर रहे हैं इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगा, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे डिफेंस पर्सनल की पढ़ाई वगैरह सब कुछ, उनकी ट्रेनिंग, ये सब कुछ देखा जाता है और उनके बेसिस पे उन्हें अलग अलग जगहों पे अलॉट किया जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि चाइना में, इवन पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इन चीज़ों को कर रही हैं। तो इंडिया को भी इस मामले में एक लीप फॉरवर्ड लेना चाहिए। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था 2013 में, बट अभी तक ये फुल्ली इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। और ये कहाँ रखा गया था, तो गुरुग्राम हरियाणा जो है वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो इसका भले ही इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई थी, बट क्योंकि अभी तक ये बिल जो है वो यूनियन कैबिनेट ने पास नहीं किया है, इस वजह से अभी तक इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो फुल पेस पर नहीं आ पाई है। तो इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने के पीछे रैशनेल क्या है, तो सबसे पहले तो इसकी जो पहली बार बात की गई थी इससे रिलेटेड वो 1967 में की गई थी। अगर आपको 1967 का एरा याद हो तो इंडिया चाइना वॉर से के बाद का एरिया था, ये साइनो इंडियन वॉर जो था उसके बाद का एरा था और इंडिया ताज़ा इंडिपेंडेंट हुआ था और हर तरफ से जो खतरा था वो अब इंडिया को बहुत ईजिली विजिबल हो रहा था कि एक तरफ पाकिस्तान बहुत खतरनाक होते जा रहा था, दूसरी तरफ चाइना के साथ भी हमारे रिलेशंस जो थे वो जेपरडाइज हो रहे थे। तो इस वजह से यहाँ पर पहली बार इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। नेक्स्ट फिर से 1999 में आफ्टर द कारगिल वॉर, तो कारगिल वॉर के बाद एक कमेटी बनाई गई, कारगिल रिव्यू कमेटी, जिसका काम क्या था, तो कारगिल वॉर के टाइम पे हमारे सिक्योरिटी में क्या क्या लैप्सेस थे और कैसे हम उनको ओवरकम कर सकते हैं, इस चीज़ से रिलेटेड इनको रिकमेंडेशंस देनी थी। और इन्होंने ही पहली बार 1999 में फॉर्मली इस चीज़ को रेकमेंड किया कि इंडिया को एक इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। क्यों, तो एक यूनिफाइड मिलिट्री एजुकेशन जो है वो ऑफर करेगा जहाँ पे कि एकेडमिक्स प्लस ट्रेनिंग दोनों ही एक साथ हो सकती है। अभी अगर आप मिलिट्री में जाते हैं तो वहाँ आपका एकेडमिक्स से रिलेटेड कोई पढ़ाई नहीं होती है बल्कि सिर्फ ट्रेनिंग होती है। बट ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि 12th के बाद ही कोई ऐसी डिग्री हम बनाएं जहाँ पे कि एकेडमिक्स प्लस ट्रेनिंग दोनों ही की जा सके। तो एक बहुत यंग पॉपुलेशन जो होगा वो हमारे साथ डिफेंस में शामिल हो पाएगा। नेक्स्ट इज ब्रिजिंग द सिविलियन मिलिट्री डिवाइड, एनकरेजिंग कोलैबोरेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस, यूनिवर्सिटीज एंड थिंक टैंक्स। कि अगर हम एक ऐसा यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो आज जो आर्मी पर्सनल बिल्कुल अलग उनकी एक दुनिया होती है, ऐसा नहीं होगा। वो लोग भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, थिंक टैंक्स के साथ कोलैबोरेट कर सकेंगे, जिससे कि कॉमन पीपल और उनके बीच का जो लिंक है वो बना रहेगा। एंड लास्ट इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड इन्फॉर्म्ड leadership, providing a platform for research on emerging threats, technology and evolving security landscape to guide policy makers and military leaders। कि यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च करते हैं, उनको लेकर के जो लोग हैं अपना एक व्यू पॉइंट डेवलप करते हैं और वहाँ से कुछ लोग जो होते हैं वो आगे चल के पॉलिसी मेकर्स बनते हैं।
तो ऐसे ही जो भी हमारा एमर्जिंग थ्रेट्स है उन चीज़ों को लेकर के इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो सकता है, नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के कि कैसे हम उसको डिफेंस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, तो जो पॉलिसी मेकर्स रहेंगे या जो लीडरशिप रहेगी वो एक इन्फॉर्म्ड लीडरशिप रहेगी, ना कि उनको उस टाइम पे जब थ्रेट आया उस टाइम पे चीज़ों को समझना पड़ेगा। एडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगे, तो एनहांस्ड जॉइंटमैनशिप की इंटर सर्विस कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करेगा। एडवांस्ड मिलिट्री एजुकेशन कि कैसे किसी वेपन को यूज़ करते हैं, किसी मिसाइल को यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों से ट्रेनिंग रिलेटेड चीज़ें अगर उस टाइम पे सीखने को मिल जाएंगी तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा जो हमारे मिलिट्री पर्सनल हैं उनके लिए। नेक्स्ट इज सिविलियन मिलिट्री कनेक्ट एंड लास्ट इज स्ट्रेटेजिक लीडरशिप डेवलपमेंट। किसने किसने रेकमेंड किया है, तो कारगिल रिव्यू कमेटी ने 1999 में, नेक्स्ट फिर 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए थे जिन्होंने भी इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन दी एंड लास्ट में टास्क फोर्स इन 2010 सबमिटेड अ डिटेल्ड रोड मैप ऑफ आइडियूज स्ट्रक्चर एंड करिकुलम कि इसको काम दिया गया था इस टास्क फोर्स को कि अगर इंडिया में एक इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी बनती है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका करिकुलम क्या चीज़ें होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में। तो यही यहाँ पे ऑथर कहना चाहते हैं कि इंडिया अब इट इज़ हाई टाइम कि इंडिया अपने जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है उसको पूरा करे, जहाँ पे कि एकेडमिक्स और ट्रेनिंग दोनों ही हम साथ में ऑफर कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक जो आज का है वो है मेक द पुअर रिचर विदाउट मेकिंग द रिच पुअरर। तो अब तक आप जान चुके होंगे कि इंडिया में अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है थॉमस पिकेटी की जो रिसर्च थी द राइज ऑफ बिलियनियर राज, उससे रिलेटेड प्लस जो पार्टीज़ की मैनिफेस्टोज अभी रिलीज़ की हैं उन सब के बाद जो हमारी इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी है उसको लेकर के जो डिबेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खास करके रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को लेकर के, जहाँ पे की बात हो रही है कि जो रिचर लोग हैं उनके वेल्थ को कम करके उस वेल्थ को हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू द पुअरर पीपल। तो यहाँ जो ऑथर है वो यही कहना की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा काम है कि हम जो गरीब लोग हैं उनकी इनकम को बढ़ाएं, ना कि ये कि जो अमीर लोग हैं उनकी इनकम को घटाएं। क्योंकि अगर हम जो अमीर लोग हैं उनकी इनकम को घटाएंगे तो इसके पीछे का जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा वो ये होगा कि जो अमीर लोग हैं उन्होंने अपना जो वेल्थ अक्वायर किया है वो अनफेयर मीन्स से किया है। और इंडिया के केस में ऐसा कुछ केसेस में वैलिड भी है कि लोग जो हैं वो करप्शन करके, फ्री राइडिंग करके या इन सब चीज़ों से अपना जो वेल्थ है उसको गैदर करते हैं। बट हम 100% ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जिन्होंने भी अपना वेल्थ अक्वायर किया है वो सारे के सारे अनफेयर मीन्स से अक्वायर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फेयर मीन्स को यूज़ करके इस वेल्थ को अक्वायर किया है या अपनी इनकम को बढ़ाया है। फॉर एग्जाम्पल एक किसान का बेटा अगर कल को जाकर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है तो किसान की जितनी इनकम है उससे बहुत ज़्यादा उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की इनकम रहेगी। तो उसने कोई अनफेयर मीन्स नहीं अपनाया बल्कि एक फेयर तरीके से अपनी इनकम को इंक्रीज़ किया है। तो सारे के सारे अमीर जो हैं उनको अगर हम उनके लिए टैक्स बढ़ा देते हैं, उन पर वेल्थ टैक्स लगा देते हैं या इनहेरिटेंस टैक्स लगा देते हैं, तो ये जो होगा ये एक अनफेयर तरीका होगा टुवर्ड्स मिटिगेटिंग इनइक्वालिटी। तो हमारा काम है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम इंक्रीज़ करें ताकि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ के डिविडेंड्स हैं ये पुअर पीपल तक पहुंच सकें। यहाँ बात होती है इकोनॉमिक पाई की कि एक छोटा सा अगर आपको पाई मिलता है वहाँ पे 4 लोग हैं तो उन 4 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब अगर वहाँ 10 लोग आ जाते हैं तो आपका काम ये नहीं होगा कि उस पाई को आप 10 टुकड़ों में कर दें, बल्कि उस पाई को कैसे उसकी साइज़ को इंक्रीज़ करें इस बारे में सोचने का काम जो होता है वो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारा पाई है। इकोनॉमिक
इनकम जो है हमारा वो हमारा पाई है, तो हमें फोकस करना है कि उस पाई के साइज को इंक्रीज करें, ना कि उस पाई के नंबर ऑफ पीसेस को हम इंक्रीज कर दें। तो यहाँ जो ऑथर है ये कहना चाहते हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि आफ्टर 1980s पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज हुई है, और इसको दो अप्रोचेस से हम एड्रेस कर सकते हैं। पहला कि मेकिंग द रिच पुअरर, और दूसरा पुअर रिचर, या फिर दोनों का कंबाइंड अप्रोच। अब यहाँ बात हो रही है वेल्थ टैक्स की, कि जो जनरली लोगों का होता है कि जितना वेल्थ है उस पर एक टैक्स लगा दीजिए, जो कि कुछ टाइम पहले तक इंडिया में लगता भी था बट उसको अबॉलिश कर दिया गया। तो वेल्थ टैक्स जो है वो भले ही हमें देख के लगे कि इससे जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये एक इफ़ेक्टिव सोल्यूशन नहीं है। इससे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए कि जो सिस्टमिक इश्यूज़ हैं जो हमारे सिस्टम में, जीएसटी में या इनकम टैक्स में, कि हमारी टैक्स बॉयंसी बहुत कम है, जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो कम है, उन सब चीज़ों को हम एड्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उनको हम नेट टैक्सेबल इनकम जो है हमारा उस पॉपुलेशन में शामिल कर सकें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी ऑथर अगर 100 रुपये हैं तो अगर 100 रुपये टैक्स रेवेन्यू है हमारा, तो इसमें से 64 रुपीज़ का जो टैक्स है वो पुअरर ग्रुप्स प्लस मिडिल क्लास इनकम्स ग्रुप्स से आते हैं, और जो बाकी के 36 रुपये हैं यही सिर्फ रिचर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन देते हैं। तो हमारा काम है कि इसको हम इक्वली डिवाइड करें अमंग द 3 ग्रुप्स, या फिर इक्वली नहीं तो एटलीस्ट एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अपनाने की कोशिश करें कि जिसका जितना इनकम होगा उसको उसी हिसाब से टैक्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि हमें ज़रूरत है कि हम इस टैक्स स्ट्रक्चर को हम रिफॉर्म करें। नेक्स्ट ऑथर का कहना है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। पॉलिसीज शुड प्रायोरिटाइज इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन। इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो इम्प्रूव करेंगी, पुअरर की भी और जो रिच लोग हैं उनकी भी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करने के लिए, जॉब पे फोकस करने के लिए ज़रूरी है कि हम एजुकेशन पे फोकस करें, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करें। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो जॉब्स हैं वो क्रिएट होने लगेंगी, क्योंकि बहुत सारे, अगर आपको याद होगा कि तो एक आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जिनके लिए रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं है लोगों के पास। जैसे आजकल एक बहुत पॉपुलर स्किल जो है वो है जनरेटिव एआई। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को लेकर के कॉन्फिडेंटली इसमें अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम नई टेक्नोलॉजीज़, जो नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं दुनिया में, उसके साथ अलाइन हो करके अपनी कंट्री के लोगों के स्किल्स को डेवलप करें, ताकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ करेंगी। अगर ये जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स हमारे पास होंगे तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं गूगल। तो गूगल का जो एआई प्लेटफॉर्म है जेमिनाई, उसको अगर हैंडल करने के लिए इंडिया के पास एडिक्वेट प्रोफेशनल्स हों, तो क्या कल को जाकर के ऐसा नहीं हो सकता है कि गूगल की एक जो ब्रांच है, एशियन ब्रांच जो है, वो इंडिया में उसके हेडक्वार्टर्स रिलेटेड हों, ताकि उसके जो ऑपरेशंस हैं पूरे एशिया में लेकर के वो इंडिया से ऑपरेट हो सके। तो इन गवर्नमेंट को फोकस करना है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है उसको हम और इंक्रीज करें और अच्छे से डेवलप करें। इससे क्या होगा कि जॉब क्रिएशन को भी बूस्ट मिलेगा। By focusing on growth, the size of the economic pie increases, which can benefit both the rich and the poor. नेक्स्ट बात होती है टैक्सेशन और इनइक्वालिटी की, कि इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें एक इम्बैलेंस है, जहाँ पे पुअर और मिडिल क्लास का जो टैक्स बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो रिचर क्लास के पास है उसको। तो इसको एड्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि हम रिफॉर्म्स करें हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जाम्पल, सिंप्लीफाइंग एंड लोअरिंग द जीएसटी रेट कैन ईज द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन कॉमन
पर्सन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे हाई टैक्स लगाया जाता है, जो डेली कंजम्पशन की चीज़ें होती हैं। तो आपका जो इवोल्यूशन मैकेनिज़्म है, जो रिसर्च मैकेनिज़्म है टैक्सेस को लेकर के, उसमें भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का एक प्रॉपर स्टडी होना चाहिए। उसके बाद ही जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होनी चाहिए। And last, implementing a new direct tax board can ensure fairer distribution of the tax burden। कि एक नया टैक्स कोड अगर हम लेकर आते हैं जो कि और ज़्यादा फेयर हो, तो उससे इस प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर सकते हैं। तो इस ओवरऑल इस जो आर्टिकल में ऑथर क्या कहना चाहते हैं कि हमारा काम है कि जो लोग हैं उनको जो टैक्स वगैरह लग रहा है, रिच और पुअर पे जो डिवाइड है, उसको ब्रिज करना हमारा काम है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।